हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है इस पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी आप जैसे रिवीजन कराने के बाद आप जाके पीवाईक्यू कर सकते हैं अब, या कोई भी मॉड्यूल जो है आप लगा सकते हैं। आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं रिवाइज यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगी। जो छोटे छोटे गलतियाँ आपसे होती है वो आपको नहीं होगा, सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा आज के बाद। चलो ठीक है, इसमें जो हम लोग जो है चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसको स्किप कर रहे हैं। आप उसको बुक से रीड कर सकते हैं कि चार्ज की कितने प्रॉपर्टी होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। आपको पता है कि चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है मैटर का। ठीक है, चार्ज मैटर का प्रॉपर्टी है, यानी कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैटर का ही प्रॉपर्टी है तो बिना मास का तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। आपको पता है कि चार्ज का एक मिनिमम क्वांटिटी फिक्स्ड है, एक मिनिमम क्वांटा है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। आपको पता है, आप ये वाला पढ़ रखे हैं Q बराबर प्लस माइनस एनी, याद है? इसको हम लोग चार्ज क्वांटाइज्ड बोलते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी में जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। चार्ज के बारे में कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड भी होता है। ठीक है, ऑल डोमेन कहने का मतलब कोई भी तरह का रिएक्शन हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो, फिजिकल रिएक्शन हो, कोई भी तरह का रिएक्शन हो उसमें चार्ज कंजर्व्ड रहता है। मास न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास है वो कंजर्व नहीं रहता, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। पूरे यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो कंजर्व्ड ही रहता है ना। चार्ज तुम पैदा नहीं कर सकते, नहीं तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक फॉर्म में करने के बाद एक बॉडी से दूसरे बॉडी, मतलब समझ रहे हो बात को, कंजर्व्ड है चार्ज। उसके बाद हम लोग देखें कि चार्ज दो तरह के पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्रोटॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। याद है? जो प्रोटॉन, प्रोटोनिक चार्ज, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसका भी वैल्यू यही होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है। प्लस माइनस क्यों डाले हैं? क्योंकि देखा गया कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लाओ, एक प्रोटोनिक चार्ज को लाओ, तो ये दोनों एक दूसरे को निपटा देते हैं, दोनों एक दूसरे को निपटा देते हैं। ठीक उसी तरह से कि +1 और -1 एक दूसरे को क्या करते हैं, निपटा देते हैं। 2 + 2 -2 क्या करते हैं, निपटा देते हैं। तो कहने का मतलब सीधा है कि ये अल्जेब्रिक सम जैसा कुछ हो रहा है, इसीलिए इस पर एक अल्जेब्रिक साइन डालने की कोशिश किया गया कि प्लस, पॉजिटिव, निगेटिव, यानी कि प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉनिक चार्ज और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। कभी कभी आपको बुक में मिल जाएगा प्रोटॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसलिए मैंने इस पर चर्चा कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा बचपन से कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो अट्रैक्शन कितना का होगा। आपको पता है जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ के आए हैं कि एक मास दूसरे मास को जो है हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। एक मास जो है दूसरे मास को क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। ये बात आप पढ़ के आ चुके हैं, जिसको हम ग्रेविटेशन में पढ़े हैं। वो कितना होता है फोर्स, बताओ, अट्रैक्शन फोर्स कितना का होता है? और फोर्स के फंडामेंटल बारे में बात कर चुके हैं हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कि जो फोर्स हमेशा पेयर में होता है, यानी कि ये m1 इस पे फोर्स लगाया F, तो ये m2 भी इस पे फोर्स लगाएगा F। इसका वैल्यू जो होता है Gm1 m2 अपॉन r²। ये न्यूटन ने दिया था, याद करो। ठीक है, और जी का वैल्यू भी हम लोग को याद है। जी का वैल्यू याद है क्या? 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। ठीक है, उसके बाद तुम यूनिट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो? देखो यूनिट कैसे लिखोगे जी का, अगर जी का यूनिट लिखने के लिए बोलेगा 6.67 × 10⁻⁻11, तो यूनिट लिखो। किसका यूनिट लिखना? जी का। तो एक तो न्यूटन हो गया ऊपर, ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे मास का जो है डबल मास है तो kg² हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यूनिट है। याद नहीं करना है यूनिट, यहाँ पर देख के ही हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर देख के ही बात कर सकते हैं। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, चार्ज मास के साथ एसोसिएट होता है। और कुछ भी आपको चार्ज के बारे में पता है क्या? चार्ज इनवेरिएंट भी होता है। चार्ज जो है फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, फ्रेम से इनवेरिएंट होता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जैसे कि आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। सही है? तो ये वाला इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर किसी मास को तुम इस तरह इसके रेंज का स्पीड दे दो,
C/2 या C के रेंज के स्पीड अगर तुम दे रहे हो तो उसमें मास चेंज हो जाता है। ये जो मास हम लोग जो पढ़ते हैं वो रेस्ट मास होता है, क्योंकि उसका स्पीड कितना ही ले लेते हैं हम लोग, 100 किलोमीटर पर आवर है, बहुत बहुत 1000 किलोमीटर पर आवर ऐसे चलते हैं हम लोग, तो उसमें मास वेरी नहीं करता है। लेकिन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं अगर इस रेंज में स्पीड डाल दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। लेंथ, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि भाई स्पीड के साथ ना लेंथ छोटा हो जाता है, टाइम डायलेट हो जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग के रेंज में नहीं है ये सब बातें। आगे बढ़े, ठीक है। और चार्ज जो है कुलम होता है, और उसका डायमेंशन अगर लिखना चाहते हैं, जैसे कि देखो करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, तो I इक्वल टू आपको पता है कि Q/T होता है, ठीक है। I का अगर हम डायमेंशन की बात करें तो एम्पियर बताया गया, और टाइम का T, तो ये तुम्हारा जो है चार्ज का डायमेंशन आ जाएगा। अरे समझ रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और खूब किए हैं। मेरा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे रिवीजन कराने का जो है ना मकसद है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखेंगे कूलम्ब्स लॉ से। चलो, कूलम्ब्स लॉ याद है, क्या है कूलम्ब्स लॉ बताओ। कूलम्ब्स साहब ने क्या बोला था भाई, जो बोला है वही बोलेंगे। कूलम्ब्स का लॉ है तो कूलम्ब्स के अनुसार ही चलेंगे। कूलम्ब्स सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जाने दो, चेक कर लेना। ये तो गलत लिखा गया भाई, C, चलो लिख लेते COUL, कूलम्ब्स लॉ। देखो हम लोग को याद है कि फोर्स जो होता है ना, देखो कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, दो पॉइंट चार्ज, ध्यान देना, दो पॉइंट चार्ज, चार्ज नहीं, दो पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज, देखो ये Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो क्या होता है बताओ। तो कूलम्ब साहब ने बोला कि जो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ Q1 Q2, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, वो है R, यहाँ पर तो R स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, यही है अपना कूलम्ब्स लॉ। यही क्या है, कूलम्ब्स साहब का लॉ है। इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, रट लेंगे भाई साहब। इसको अगर मैं फाइनल रूप दूं तो फाइनल रूप क्या आता है वो देख लेते हैं। जो F आएगा वो आएगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये खास कांस्टेंट है, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यही अपना फोर्स दो चार्ज के बीच लगने वाला, ये है कूलम्बियन फोर्स, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ, ये इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज है। क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन, हाँ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज भी बोल सकते, चलो ठीक है, यानी कि पॉइंट चार्ज में ही न्यूटन का लॉ लगेगा, सॉरी कूलम्ब्स का लॉ लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी हो वो तो पॉइंट चार्ज से ही मिलके बना हुआ है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज ही है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज ही से तो बॉडी बनेगा। कोई मान लो स्फीयर है, अगर स्फीयर पर मान लो बहुत सारा चार्ज है, तो स्फीयर पर चार्ज है तो भाई पॉइंट चार्ज से ही तो मिलकर स्फीयर बना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लो कि स्फीयर पर कोई बोले कि स्फीयर के द्वारा अगर बताओ कि इस पॉइंट पर कितना चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रख देंगे तो कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं, आगे हम निकालना सीखेंगे भी, ठीक है। लेकिन कूलम्ब्स का जो लॉ है वो दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगता है। ये बात समझ में आया। चलो इसको और थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। दो पॉइंट चार्ज के बीच लगता है, और कैसे लगता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। अभी यहाँ पर एक चीज देखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कि ये Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो यही जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। हाँ अलोंग, देखो ये लाइन ज्वाइनिंग, दो चार्ज को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, ये देखो, ये देखो, ये लाइन ज्वाइनिंग दिख रहा है तुम्हें,
इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगे, बिल्कुल लिख लो इसको। जो चीज़ अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है ये तो मुझे पता ही था तो ठीक है, जो नहीं लग रहा है पता था उसको लिख लो, जो लग रहा है कि भूल भी जाएंगे वो भी लिख लो। देखो ये है फोर्स ऑन Q2 चार्ज, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, इसको 2 1 लिख देता हूं मैं, 2 1। 2 1 का मतलब समझ में आया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया है वो दोनों को लाइन ज्वाइनिंग जो स्ट्रेट लाइन है ना उसी के अलोंग आएगा, ऐसा नहीं कि इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, ये भी कुलम्ब साहब ने बता के गए। ठीक है, यानी कि बदले में ये भी लगाएगा इस पे फोर्स, बदले में अगर इस पे ये फोर्स लगाएगा तो ये जो है फॉलो कर रहा है, कुलम्ब साहब जो फॉलो कर रहे हैं ये फोर्स। देखो फोर्स तो हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को तो फॉलो करेगा ही ना, एक्शन एवरी है, एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आगे अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और क्या कौन पहले आया, ये वाला आया ये वाला है, दोनों एक साथ आए। यस, कौन एक्शन है कोई रिएक्शन है, ये सब तो हम लोग पढ़ ही रखे, नहीं बता पाएंगे क्योंकि दोनों एक ही साथ प्रकट हुए, क्योंकि बिना देखो हाँ सीधी बात है कि जो फोर्स होता है ना वो हमेशा ऑलवेज पेयर में ही होता है। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गया कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा। ठीक है, और देखना, और यहाँ पे एक बात और देख ले लो, के का जो वैल्यू है ये के, ये खास वैल्यू है के का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, 9 इंटू 10⁹ अब इसका यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, न्यूटन, इधर जाएगा इधर तो मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। देखो यहाँ पर चार्ज Q1 Q2 है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये SI यूनिट में वैल्यू है के का। अच्छा ये SI यूनिट में वैल्यू CGS यूनिट में वैल्यू अलग होता है क्या के का? हाँ बिल्कुल, CGS यूनिट में के का वैल्यू 1 लेते हैं, CGS यूनिट में, ये SI यूनिट में वैल्यू है, तो हम लोग SI यूनिट में ही तो डील करते हैं। ठीक है, तो CGS यूनिट में जो इसका वैल्यू होता है के का, वो क्या है, के का वैल्यू है 1। CGS यूनिट में जो के का वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे, 1 के बराबर लेंगे। ठीक है, और ये स्टेट कूलम आर में आ जाता है। हाँ, फोर्स न्यूटन के जो डायन हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में चला जाएगा, कूलम जो है स्टेट कूलम में चला जाएगा। चलो ठीक है, अब एक बात और ध्यान देना, चलो ये सब समझ में आया कि नहीं, ये सब देखो, ये सब जो चीज़ें है ना बहुत मेहनत लगा है के का वैल्यू निकालने में, कैसे निकाला होगा ये सब जो है ना एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन के बाद जो है ना ये के का वैल्यू डाला गया है। समझ में आया कि नहीं, ये खास तरह का वैल्यू है, ये रटना है। ये जो के है ना, के देखो के को एक तरह से इस तरह से भी लिखा जाता है 1/4πε0। ये जो है ना ये परमिटिविटी है, ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस, वही वैक्यूम ही हुआ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका भी वैल्यू फिक्स है। ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना इसका वैल्यू होता है 8.84 इंटू 10⁻⁻12। रख लो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसे जो सवालों में ना वैल्यू दे दिया जाता है, पर नहीं देगा तो फिर कभी कभी हो सकता है पूछ ही दे, क्योंकि चर्चित वैल्यू है, ऐसा नहीं कि सबको पता है, इसीलिए लिख लेना जरूरी है। ठीक है, और इसको भी, इसका यूनिट भी तुम लिख सकते हो, तुम देखो ना फोर्स जो लिख रहे हो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 है, Q1 Q2 अपॉन R², ये लिख सकते हो ना। तो अगर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ और फोर्स को इधर ले आओ। अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर ध्यान देना, यूनिट कैसे लिखेंगे, देखो इसको इधर ले आएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, बोलो, और नीचे क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कभी कभी क्या होगा, वो हो सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ही पूछ दे, और डायमेंशन सबसे बड़ी बात है, यूनिट पता होगा तभी तो तुम डायमेंशन लिख पाओगे, तो डायमेंशन पूछ दे तो फॉर्मूला अगर याद है ना तो हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये तो हम लोग देखो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये अपना कूलम्स का लॉ हुआ है, लेकिन अब इस पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आ गया, आगे बढ़ा, लिखोगे, चलो 10 सेकेंड है, लिख लो। हो गया, चलो
आगे बढ़े। चलो अब देखो, इसमें कुछ कुछ बातें और देख लेते हैं। जैसे देखो, हाँ कूलम्ब्स, देखो फोर्स है, कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को बताया था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अगर फोर्स वेक्टर है तो फोर्स में तो दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें दोनों चीज दिखाए थे। मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, डायरेक्शन तो दिखाई दिए थे, लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग आएगा। ये देखो, ये लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग आएगा। कि ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अगर ये Q1 चार्ज है, अगर ये Q2 चार्ज है, तो Q1 ने Q2 पे इधर फोर्स लगाया होगा, F12 कर देंगे इसको, F12। ध्यान देना, तो डायरेक्शन तो ये हो गया, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि इसको आर कैप भी लिख सकते हैं ऐसे करके, अगर वेक्टर लगाना है तो। यूनिट वेक्टर याद करो कि वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर है उसको तो डायरेक्शन दिखाने के लिए ही लाया गया था, याद करो ना। उसका जो पर्पस ही था डायरेक्शन दिखाना। किसी वेक्टर में अगर यूनिट वेक्टर लग जाता है तो वो उसको डायरेक्शन को बताता है, कंप्लीट वेक्टर हो जाता है। याद करो, याद है कि नहीं याद है कुछ। यानी कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं कि स्पेस में कोई दो चार्ज है, अगर स्पेस में कोई दो चार्ज है तो उसका जो अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं बताओ। ये देखो भैया, ये स्पेस बन गया तुम्हारा, ये एक्स वाई प्लेन बना दिया, ये रहा अपना वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इससे तो हम लोग पुरानी परिचित है ना। तो देखो, अगर मान लो स्पेस में कोई चार्ज, एक चार्ज यहाँ है, ये Q1 चार्ज, और जनरल बातें कर रहा हूँ, और एक चार्ज यहाँ है Q2 चार्ज, ठीक। और मैं बोल रहा हूं कि भैया जी इसका पोजीशन वेक्टर कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, और इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R2। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखना, अभी दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बीच में, वो तो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होगा, होगा या नहीं होगा। ये इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग मिलेगा, याद करना। फोर्स जो मिले लगेगा ये लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये लाइन ज्वाइनिंग ठीक है, देख लो। हाँ, अब देखो, मैं ये बोल रहा था कि इस पे जो फोर्स आएगा वो आएगा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग। यानी कि अगर Q1 ने फोर्स लगाया है Q2 पे तो वो इधर आएगा। Q1 ने Q2 पे अगर फोर्स लगाया है तो किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं, F21 वेक्टर। बोलो, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, डायरेक्शन भी दिखा रहे देखो। और Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया होगा वो ये आया होगा, ये आएगा, ये कितना आएगा बताओ, F12। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये सेपरेशन चाहिए, ये सेपरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। इस सेपरेशन का नाम हम क्या रख दे बताओ, R रख देते, R वेक्टर रख देते हैं, R रख देते R। अब देखना ये R का वैल्यू जो है ना, अगर मान लो कि मुझे F21 वेक्टर निकालना है, F21 वेक्टर, तो मैं ये कहूंगा कि K Q1 Q2 अपॉन ये सेपरेशन R²। समझो, अगर मैं वेक्टर लगा दिया हूं तो डायरेक्शन भी दिखाना होगा, तो डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर आएगा वो तो ये आएगा। और ये यूनिट वेक्टर क्या है बताओ। अगर ये देखो, ये कोई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसमें इस वेक्टर को जरूरत है, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, R2 माइनस R1। ये समझ में आया, R2 माइनस R1 कैसे आएगा। तो R2 माइनस R1 का ये यूनिट वेक्टर आएगा, ये बात याद रख लेना। R2 माइनस R1 का क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। समझ में आया कि नहीं यारे, हैं। यानी कि इस वेक्टर के इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो मैं अगर ये लिखूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो बोलना, मैं इसको यूनिट वेक्टर को हटा दूं
और इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं, यहां पे देखते रहना, यहीं पर सब चीज कर रहा हूं, R2 माइनस R1 ये मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया इसके अलोंग का, और ये R का वैल्यू जो है ये R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड ही तो है, ये R का वैल्यू है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं इस तरह का फोर्स ले रहा हूं तो यानी कि मैं इस R को मिटा दूं और उसके बदले में मैं पेन चेंज करके ही लिख देता हूं R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत? अगर मैं पूरे फोर्स को याद कर लो, देख लो एक बार, देख लिया, मैं पेज चेंज कर रहा हूं, देख लिया, करूं ना करूं? एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लिया, ये ऊपर है, अब चलो इस पे चले, और मैं इस सब को मिटाने वाला हूं, सब मिटा दिया क्योंकि इस पिछले पेज पे है। अब मैं ये चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखना, F21 वेक्टर को मैं अगर लिखूं तो K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 जो वेक्टर है का होल Q, नहीं समझ में आया होगा? अबे वो स्क्वायर है एक, ये देख रहे हो, ये पावर 2 है, इसको पावर 1 है, जुड़ जाएगा, इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अरे समझ में आया? कभी कभी इस फॉर्मेट में ही लिख के आ जाए तो चकमा मत खा जाना, इसीलिए मैंने ये वेक्टर फॉर्म में बता दिया है कि कौन सही है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मान लो कि मैं यहीं पे, अब मैं दूसरा समझाने वाला नहीं हूं, मैं यहीं पे लिख दूं F12 वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो इसको R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं, R1 माइनस R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, पर मैं R1 माइनस R2 ही लिखता हूं। Q, क्या मैं यहां पर R1 माइनस R2 लिख दूं? सॉरी, ये R1 माइनस R2, अगर मैं इधर जा रहा हूं ना तो ये वेक्टर R1 माइनस R2 आएगा, इधर वाला वेक्टर, अगर मैं इधर वाला वेक्टर लिखना जाऊंगा ना तो ये आएगा R1 माइनस, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आएगा R1, पेन चेंज कर देता हूं मैं, अगर मैं इधर से लिख रहा हूं ये वाला एरो तो ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। किसी को अगर दिक्कत हो रही है, देखो ये छोटी छोटी बातों में दिक्कत होता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस चीज़ को मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, ये बताओ। नहीं, मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ वो देख लो एक बार, क्या है कि वो तुम्हें दिखता नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ कोई भी पोजीशन वेक्टर है, देखो ये, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, मैं अगर ये वाला वेक्टर लिख रहा हूँ, इधर वाला वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, इधर वाला अगर वेक्टर लिख रहा हूँ, इधर वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आएगा। वो कैसे आएगा ये बताओ, कैसे आएगा? तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक, और मैं इसको मान लेता हूँ x, कोई दिक्कत? मैं मान लेता हूँ ये x वेक्टर है। तो आपको तो ये पता है ना कि इस वेक्टर में ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, ये कोई पार्टिकल नंबर 1 है उसका पोजीशन वेक्टर, ये पार्टिकल 2 है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर है ये R1 वेक्टर, ठीक है, ये क्या है? R2 वेक्टर, ये पोजीशन जो है ना पार्टिकल 2 का पोजीशन बता रहा है, ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर पोजीशन 1 का, यस। और ये जो वेक्टर है ये पार्टिकल 2 का पोजीशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 1। देखो पोजीशन हमेशा जो होता है ना वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि 1 का जो हम लोग बता रहे थे अभी पोजीशन, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहे थे। अगर मैं 2 का 1 के रिस्पेक्ट में बताऊं तो ये वाला वेक्टर लेना पड़ेगा ना मुझे। और ये याद करो कि इस वेक्टर में अगर इस वेक्टर को जोड़ेंगे तभी तो ये वेक्टर आ रहा है। अरे देखो ना, ये वेक्टर एरो, दूसरे वाले पता है ना एडिशन वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का हेड, वेक्टर के टेल, और पहले वाले का टेल और दूसरे वाले के हेड को मिला देते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट आता है, याद करो। यानी कि ये वाले वेक्टर में ये वाला वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो R3 बराबर क्या आ गया यहाँ पे? R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे सब रफ किया, इसको मिटाता हूँ, और x वेक्टर को तुम लिख के बताओ। तो x वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ? x वेक्टर पहले बोलो, ये बोलो R1 वेक्टर प्लस x वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। तो x वेक्टर क्या आएगा?
ये समझ में आया, नहीं आया तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। कर लोगे? अगर कल को तुमसे ये पूछ दिया जाए कि भैया ये वाला वेक्टर बताओ यार, ये वाला वेक्टर बताओ, ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस, ठीक है। अब देखो पीछे वाला देख लिए, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शन आ जाए तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो सवाल जो आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ सकता है, इसको देख लेना एक बार, क्वेश्चन को देखना और बनाना है, ठीक है। कॉपी पेन रखे हो कि नहीं रखे हो? मैं बोल रहा हूं कि ये देखो, ये देखो, एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, अभी एरो नहीं लगाते हैं। एक चार्ज जो है ना यहाँ पे है, एक चार्ज जो है यहाँ पे है, ये Q2 मान लो, इसका वैल्यू मान लो 4 कूलम है, ठीक है। कितना है? 4 कूलम, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 3,4, कितना है? 3,4। और तुम्हें पता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? ये ओरिजिन है तो 0,0। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है ना, ये ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन तो तुम्हें पता ही, ओरिजिन पर भी चार्ज रख देता हूँ, और ये ओरिजिन पर चार्ज रखता हूँ, मान लो 2 माइक्रोकूलम, सॉरी 2 माइक्रोकूलम ले लो, 2 कूलम ले लो, ठीक है। और ये Q1 का वैल्यू है, अब Q1 का वैल्यू है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ये अपना x एक्सिस और ये अपना y एक्सिस है। अब बताओ फोर्स ऑन 2 या 2 1, कोई बताओ, देखो फोर्स 2 1 वेक्टर या फोर्स 1 2 वेक्टर, बताओ जल्दी बताओ। खुद से बनाओगे तभी कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगा। कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? कितना होगा आंसर? फटाफट बोलो, कर लो, कर लोगे? हो गया? दे दे 5 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड देते हैं, जल्दी करो सॉल्व। खुद एक बार एक क्वेश्चन अगर खुद से कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो देखो, कर लें? देखो अब करते हैं। अब देखना मैं क्या निकालूं, मैं निकाल लेता हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल लेता हूँ। चलो ये कर लेता हूँ। जब मैं इसको करने के लिए जाऊंगा तो पता है तुम्हें कि फोर्स हमेशा जो है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, यानी कि ये जो फोर्स है वो तो इधर लगाएगा फोर्स है, ये जो चार्ज है ये तो फोर्स लगाएगा इधर, याद करो, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इससे तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा, यानी कि ये देखो, ये आया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक। डायरेक्शन तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ये लेकिन ये वाला वेक्टर कितना होगा? ये वाला जो ये जो डायरेक्शन दिखा दी, ये वेक्टर है कितना? ये वेक्टर को अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें एक चीज देखना होगा, एक चीज देखो, तुम्हें ये पता है कि ये कितना है लेंथ, ये वाला लेंथ को देखो तुम, कितना है लेंथ? 4 है। और ये लेंथ कितना है? हाँ, देखो ये कितना है बताओ? ये है 4 और ये कितना है? 3। अगर मीटर में है तो ये मीटर में ही है, तो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना है? ये 5 मीटर है। अरे 5 मीटर है कि नहीं है? तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं वो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू बताओ 4 और Q2 का वैल्यू बताओ 2 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके अगर लाएंगे तो देखो ये 25 हो जाएगा, ऊपर मान लो 100 हो गया तो 25 चौका 100 4,
तो 9 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 10⁻7 इंटू 2, ये इतना न्यूटन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये अपना जो है मैग्नीट्यूड आ गया। ये अपना क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन की बात अगर करें तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन जो है ये वाला वेक्टर है, इसको ध्यान से देखना। डायरेक्शन जो है अपना ये वेक्टर है, ये वेक्टर, यही तो है वेक्टर। डायरेक्शन इधर की तरफ है तो यानी ये वाला वेक्टर, तो यानी ये हो गया फाइनल पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन। तो मैं अगर पोजीशन वेक्टर मुझे लिखना आता है तो मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, फाइनल वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, 3 माइनस 0 तो 3i कैप प्लस 4 माइनस 0 तो 4j कैप, ये अपना वेक्टर आ जाएगा। अगर वेक्टर आ गया तो इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालने जाऊं तो वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो क्या आता है, यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का। तो ये देखो यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसी में मैं अगर ये जोड़ दूं 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, तो ये आ जाएगा F21 वेक्टर का पूरा कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा F21। ये दिख रहा है, तुम बताओ, ये आंसर आएगा। इसको और तुम जो है 5 से काट सकते हो इधर, है ना, ऐसे को एक 10 ले लो इधर, 5 दूना 10, तो इसको तुम 2 दूना 4, 4 चौका 16 और 9 ऐसे मल्टीप्लाई करके तुम यहाँ पर दे सकते हो। देखो आई कैप जे कैप में आ गया, यानी कि वेक्टर फॉर्म में आ चुका है। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? तो ये वाला समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा रहा कूलम्ब्स लॉ। लेकिन कूलम्ब्स लॉ जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो करता है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये क्या होता है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, फोर्स बिटवीन क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट लिख लो इसको, इज इंडिपेंडेंट ऑफ परजेंस या अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्जेज, फोर्थ चार्जेज, फिफ्थ चार्जेज, सो ऑन। परजेंस या अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्जेज, एनी थर्ड चार्जेज या एनी थर्ड बॉडी, एनी थर्ड चार्जेज। सीधा सीधी अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें ना तो बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ एनी थर्ड बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने, दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि तीसरा उसके आसपास है या चौथा है, पांचवा जो भी हो, वो तो उतना ही लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। क्या कह रहा हूं इसको देखो, सिंपल भाषा में अगर समझना चाह रहा हूं तो देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो Q1 चार्ज है ना, ये Q2 चार्ज है और इसके बीच में डिस्टेंस R है। मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका जो है ना, ये दोनों मिला के कैलकुलेट करके इधर इस पे फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन, अगर मैं बोल दिया 15 न्यूटन लगा रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 15 न्यूटन लगा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सेटअप को क्या किया कि मैं एक आयरन बॉक्स में बंद कर दिया। जैसे मान लो कि ये Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। अब मैं इसको जो है ना इसमें बंद कर देता हूं, ये जो है ना इसको आयरन बॉक्स में बंद कर देता हूं ऐसे करके। किसे बंद कर दिया? ये आयरन बॉक्स है। आयरन बॉक्स में बंद करने के बाद अभी भी इस पे जो है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो आएगा वो कितना आएगा? 15 न्यूटन ही आएगा। ये मैं लेट कर दिया, लेट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि आयरन बॉक्स में बंद करने के बाद भी इस पे जो है ये वाला जो चार्ज है ना, इस पे जो है उतना ही फोर्स लगा रहा है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो।
यानी कि तुम कह रहे हो कि इसको अगर मैं समंदर के अंदर ले जाऊं, इसको मैं ले जाता हूं समंदर के अंदर, एकदम समंदर के अंदर पानी तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर मैं समंदर के अंदर भी ले जाऊं ना भाई साहब, वहां तो फोर्स घट जाता है। अगर ये Q1 फोर्स है और ये Q2 फोर्स है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R ही है, तो अब कितना फोर्स लगाएगा Q1 Q2, अभी भी उतना ही फोर्स लगाएगा। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं, गलत नहीं पढ़ा रहा हूं। तुम पढ़ के होगे कि यार के है, वाटर का के 81 होता है, तो भाई F/81 टाइम्स हो जाता है फोर्स। वो जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो नेट फोर्स है, ठीक है। लेकिन हम ये बोले कि कूलम्ब साहब जो बोले थे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो किसी तीसरे चार्ज, तीसरे मटेरियल, तीसरे बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे पहले जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स लगाएगा, कीपिंग कांस्टेंट डिस्टेंस और कीपिंग चार्ज कांस्टेंट, मतलब दोनों पे चार्ज भी ना बदले तब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसी चौथे पांचवें छठे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्जेज, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको और आसान वर्जन में मैं लिखना चाहता हूं, जो काम का चीज है। ये समझ में आ गया? यानी कि जो तुम पढ़े हो ना कि वो जो फोर्स हो जाता है F/81 हो जाता है, याद करो F/81 वो नेट फोर्स होता है। वो क्या होता है? नेट फोर्स। क्या होता है वो? नेट फोर्स। लेकिन चार्ज ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो पानी में भी ले जाएंगे तो मटेरियल पर भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखेंगे। मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको सुनो कि मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, बोलो यहां पर Q2 चार्ज, ये Q2 चार्ज है, यहां पे Q3 चार्ज है, इधर Q4 चार्ज है। अगर मैं इस पे जो मैं फोर्स निकालना चाहता हूं ना, इस पे देखो, इस पे फोर्स निकालना चाहता हूं, तो Q1 जो फोर्स लगाएगा वो तो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही होगा, इधर लगाएगा, इसका नाम होगा F21। बोलो Q3 Q2 को फोर्स लगाएगा, वो इधर लगेगा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, और हो जाएगा ये F23। बोलो, और Q4 जो फोर्स लगाएगा वो इधर होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, ये दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, और ये हो जाएगा F24। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अगर मैं F नेट ऑन Q2 चार्ज, F नेट ऑन Q2 चार्ज अगर निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं F23 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F24 वेक्टर। इंडिविजुअली हम लोग वेक्टर से हम कर सकते थे, ये अपना F नेट आ जाएगा। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, ये R1 ले लो, ये R2 R4 ले लो, ये R3 ले लो, ऐसे करके अपना डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये समझ में आया ही नहीं आया है बताओ? यानी कि इंडिविजुअली का हम लोग क्या कर सकते हैं? वेक्टर सम कर सकते हैं। तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो सवाल सॉल्व करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं। चलो एक और ले लेता हूं, थोड़ा बहुत दिखे ना दिखे मान के चलना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखना, मैं इस तीनों कोने पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है बताओ? तीनों साइड क्या होता है? हाँ, मैं बोल रहा हूं यहां पे चार्ज रख दिया 2Q, यहां पे चार्ज रख दिया Q। एक काम करो, 2Q छोड़ो, इसको भी तुम Q ही कर लो। ये भी Q चार्ज है और ये भी Q चार्ज है, और ये जो ना ए साइड लेंथ क्या है? A। मैं कह रहा हूं इसके सेंट्रॉइड पे ना नेट फोर्स निकालो। इसके जो सेंट्रॉइड है ना, इस पे नेट फोर्स निकाल के बताओ। चलो इसको जल्दी निकालो, तब तक मैं, यही A अपना डिस्टेंस है, साइड लेंथ है, इसमें जो है ये 2Q चार्ज है,
ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, और इसमें भी सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स ऑन सेंटर, एफ नेट ऑन सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें भी वही निकालना है, एफ नेट ऑन सेंट्रॉइड। कौन जीरो आ गया? हाँ, जीरो आ गया, कैसे? देखो, अरे अरे, इसमें तो चार्जर नहीं है, तो कैसे निकाल दी तुम? कहाँ चार्ज कैसे रख देंगे, हम रखे ही नहीं। तो चलो 1 कूलम चार्ज ले लेते हैं, बिना चार्ज का आंसर निकल रहा है इसको। अबे चार्ज तो होना चाहिए, दो फोर्स किसके बीच लगाओगे? कहाँ बोले थे कि हम सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स बोले थे, कैसे निकाल दोगे बिना? एक चार्ज ही फोर्स लगा देगा क्या? चार्ज तो होना चाहिए। चलो देखो, तो क्या होगा, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, आसान काम है। देखो ये वाला फोर्स तो पता है लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग लगता है, ये इसको धक्का मारेगा, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये इसको इधर धक्का मारेगा, मारेगा नहीं मारेगा? ये ठीक उसी तरह से इसको इधर धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, टेढ़ा हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, धक्का मारा कि नहीं मारा? और ये भी इसको धक्का मारेगा, ठीक। अब सेंटर पे देखना, ये वाला दूरी क्या है बताओ, ये वाला दूरी, ये दूरी बताओ, a अपॉन √3। अच्छा पहले यही तुम्हें नहीं पता होगा, पहले तो ये पता करना बहुत जरूरी है। ये पहले पता है क्या तुम्हें? हैं? चलो चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तुम्हें ये पता नहीं है, यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये जो सेंट्रॉइड, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ये दूरी नहीं पता ना तुम्हें, ये वाला दूरी कितना होता है नहीं पता है, ये दूरी कितना है ये बताओ, ये वाला, ये तो हम ए ले लिए थे, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, तुम परपेंडिकुलर डालो, और ये ठीक बीचों बीच जाता है, तो ये 60 डिग्री एंगल होता है पता है, तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया। तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखा गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही दिखा क्या? और ये तुम्हें देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि इस साइड को ना आधा आधा भाग में बांटता है, तो ये a/2 होता है, हो बोलो, और ये a/2 है, ये तुम्हें निकालना है, कैसे निकालोगे? इसमें इसमें कुछ रिलेशन पता है तुम्हें? इसमें रिलेशन, ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो क्या होता है, cos 30 लगाओ, cos 30 क्या आ जाएगा बताओ, x अपॉन a/2, तुम्हें क्या निकालना था, x, तो हो जाएगा a/2 cos 30, cos 30 कितना होता है, cos 30, हैं? ओ सॉरी, बोलते नहीं हो तुम, cos 30 कितना हो जाएगा बताओ, a/2 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a/2 cos 30, और cos 30 कितना होता है, ये याद रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, जैसे मेरे को याद है, ठीक उसी तरह से तुम्हें भी याद होना चाहिए, तुमसे निकालने के लिए कोई नहीं बोलेगा, याद होना चाहिए। चलो पीछे चलेंगे, तो हमें याद है a/√3, बोलो, तो एक बात याद करो ना कि अगर ये a/√3 है तो ये भी a/√3 है, और ये भी a/√3 है, यानी कि ये Q जो है इस पे जो फोर्स लगाएगा, अगर मैं इसको F मानूं तो ये Q भी इस पे F ही लगाएगा, और ये Q भी इस पे F ही लगाएगा, और तीन वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे चला गया, याद करो, देखो ये तीन वेक्टर आ गया इधर, एक नीचे से करके, ये F, ये भी F, और ये भी F। जब तीन वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे हो तो उसका नेट क्या हो जाएगा, 0। तुम्हें बताओ ना कि देखो सेम वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर पे इधर आ जाएगा, F ही आ जाएगा, और ये F किसको क्या करेगा, काट कर देगा। ये दोनों वेक्टर का जो है, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा F, और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो F नेट कितना आ जाएगा, 0। यस, चलो ये वाला बात भी अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं ये भी बता देता हूँ, कोई भी सेम वेक्टर नहीं लेना है, सेम वेक्टर नहीं बोला, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर बोल रहा हूँ। अगर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और वो थीटा एंगल पे है,
मान लो कि ये एफ वेक्टर है, ये भी एफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का वेक्टर अलग अलग है। तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालने के लिए जाऊं, तो अगर याद है तो ठीक है, या तुम्हें पता है कि इसका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच आएगा, ठीक बीचों बीच आएगा। अगर याद नहीं है ना, तो अगर ठीक बीचों बीच आएगा तो ये बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा बाई टू। ये समझ में आता है? अगर ये बात समझ में आता है, अगर नहीं भी याद है तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो इसका एक देखो, इस लाइन के ना, इस लाइन की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब यहाँ देखना, ये मैं ये बोला, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है। अब इस लाइन को देखना, दिख रहा है तुम्हें कुछ? क्या दिखा कि ये वेक्टर जो है दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में है। अगर मैं इस वेक्टर का, ये वाला वेक्टर है ना, इस वेक्टर का मैं कंपोनेंट करूं, तो एक कंपोनेंट बिना कुछ सोचे समझे वो एक इधर आएगा। बोलो कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा बाई टू। और एक इधर कंपोनेंट आएगा, वो आ जाएगा एफ, ये क्या आ गया, ये आ जाएगा एफ, एफ साइन थीटा बाई टू। तो इस वेक्टर का तो काम तमाम हो गया ना, ये वाला वेक्टर का कंपोनेंट कर दिया तो इसका कोई वो अस्तित्व नहीं बचा। अब देखना इसका करेंगे तो इसका ठीक उसी तरह से इधर आ जाएगा एक और कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा बाई टू। थोड़ा कचरा जरूर होगा लेकिन एक बार भी समझना है। और इधर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा बाई टू। अब देखो कुछ दिखा, अब कुछ दिख गया होगा कि ये वाला और ये वाला एक अब दूसरे का अपोजिट है, बराबर है, कट कर देगा। और दोनों, ये दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो हम यही दोनों वेक्टर का तो रिजल्टेंट निकाल दिए, अरे दोनों वेक्टर का ऑपरेशन कर दिए तो रिजल्टेंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 2f cos थीटा बाय 2। समझ में आ गया ना? और थोड़ा फोकस करना, मैं एक चीज और बताने वाला हूं। अगर मैं इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाना चाहता हूं तो सोचो क्या करते, मतलब एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर करना चाहता हूं मैं, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर करना चाहता हूं तो देखो क्या होगा, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। तो जो एक वेक्टर है ना उसको ऐसे ही रहने दो, और दूसरे वेक्टर के जो कंपोनेंट की उसको पलट दो। मैं बोल रहा हूं इस वेक्टर का कंपोनेंट को पलट दो, इस वेक्टर का कंपोनेंट एक इधर था, एक इधर था, तो इसको पलटो तो इधर आ जाएगा एक, जो एफ कॉस थीटा बाई टू, एफ कॉस थीटा बाई टू को निपटा देगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है पलट के इधर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला कंपोनेंट पलट के इधर आ जाएगा और नेट क्या आ जाएगा, 2f साइन थीटा बाई टू। यानी कि मैं इसका फाइनल कंक्लूजन लिखने जाऊं तो कुछ और नहीं, इसको याद कर लेना, ये तो याद होना ही चाहिए। नहीं याद है तो शर्म की बात है, भी नहीं भी शर्म भी है, नहीं भी है। देखो ये थीटा एंगल पे है, और मैं बोल रहा हूं कि दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर थीटा एंगल पे हो, तो मैं क्या बोला था, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक बीचों बीच। वो क्या आ जाएगा बताओ, 2f cos थीटा बाय cos थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि ये F1 वेक्टर है, ये क्या है F1 वेक्टर, और ये क्या है F2 वेक्टर। सो दोनों सेम वेक्टर नहीं है, वेक्टर तो अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो F1 वेक्टर प्लस अगर F2 वेक्टर का रिजल्टेंट की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 2f cos, बार बार बोलो याद हो जाएगा, 2f cos थीटा बाई 2। अगर मैं इसी को F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर बोलूं तो ये आ जाएगा 2f साइन थीटा बाई 2। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो ये वाला सवाल जल्दी सॉल्व करो आप। ये सॉल्व हो गया, ये तो हो गया, इसको सॉल्व करो। हाँ अब ये 1 कूलम चार्ज पे ना नेट फोर्स निकाल के दिखाओ, जल्दी दिखाओ।
आ गया? देखो आसान है, क्या करेंगे देखो, थोड़ा सा देखो दिमाग लगाएंगे, क्या करना है पहले इसमें, दिमाग क्या लगाना है वो मैं बता देता हूँ, है ना। बैल बुद्धि जैसा काम नहीं करेंगे। एक बात याद करो, चार्ज जो है ना, चार्ज ये 2q है ना, इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या हम क्यू क्यू करके लिख सकते हैं क्या, कि मैं ये 2q को हटा दूं, ध्यान देना यहाँ पे, मैं 2q को हटा के अगर मैं q और q में बांट दूं तो क्या दिक्कत है। ये सवाल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो यानी कि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर ये q चार्ज ना होता तो q का तो नेट फोर्स 0 हो जाता। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सिंपल तो q बच गया, तो इसी q का इधर एक नेट फोर्स आ जाएगा बस। तो यानी कि तीनों चार्ज सिस्टम का जो यहाँ पर 2q था, तो ये और इसका जो है नेट फोर्स 0 हो गया, सिर्फ इस चार्ज का यहाँ पर फोर्स आ जाएगा और नेट फोर्स आएगा वो, तो वो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, के क्यू इंटू 1, तो क्यू इंटू 1 अपॉन ये वाला है ए अपॉन √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर चल जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा 3। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये आंसर आ जाएगा 3k/q अपॉन ए स्क्वायर, और ये डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये आंसर होगा। कोई दिक्कत है बताओ, कर लोगे नहीं कर लोगे? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल कल को ये आ जाए, सवाल कल को ये आ जाए, देखना क्या आ जाएगा बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहां पर मान लो 2q चार्ज कर दे, यहां पर कर दे q चार्ज, और यहां पर कर दे कितना चार्ज कर देगा, q चार्ज। अब बोले इस पे नेट फोर्स निकालो, यहां पे नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स तो कैसे निकालोगे? तो सुनना कैसे करना है, याद तरीका देखो, एकदम से वो नहीं करना है। देखो यही इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो करना है कि तुम्हें ये बताओ, ये क्यू, इस क्यू पर अगर मान लो एफ फोर्स लगा रहा है, तो ये 2q इस पे कितना फोर्स लगाएगा? ये q इस क्यू पे एफ फोर्स लगा रहा है, तो सोचो ये एफ का वैल्यू क्या है। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे सोचो, q अपॉन ए स्क्वायर, तो जिसका वैल्यू हम एफ बोले हैं, तो क्या ये 2q इस क्यू पर कितना फोर्स लगाएगा? तो 2q, अरे फोर्स लिख दो ना, चलो एफ डैश नहीं माता है तो एफ डैश कर लो, एफ डैश, तो एफ डैश करोगे तो के लिखोगे ना, 2q लिखोगे कि नहीं लिखोगे, q लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अपॉन ए स्क्वायर लिखोगे। तो तुम्हें ये नहीं पता कि 2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है ये, अरे इसका 2 टाइम्स नहीं दिख रहा है, तो इसका 2 टाइम्स है, तो ये एफ है, तो क्या ये 2f नहीं है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये एंगल अगर 60 डिग्री एंगल है, तो क्या ये 60 डिग्री एंगल नहीं है या नहीं है, ये बताओ। अगर ये 60 डिग्री है तो दो वेक्टर एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पे है, तो क्या इसका रिजल्टेंट निकाला नहीं आता? कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो, कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर अब अलग अलग मैग्नीट्यूड का है, अच्छा सिंपल कुछ नहीं आता है ना, तो तुम्हें दो वेक्टर का सम करना नहीं आता क्या? अगर यहाँ पे एफ नेट निकालने जाऊं तो कैसे निकालूंगा? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2f, और कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 2 का अंडर रूट, सॉल्व कर लो इसको, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। देखो 2 दूना 4 एफ 5f स्क्वायर, इसको लिख लो पहले, प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, cos 60 1/2, 2 से 2 कटा तो 2f स्क्वायर, ये तुम्हारा कितना आ गया 5f स्क्वायर आ गया ना, 2 दूना 4 5, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 7f स्क्वायर, तो f बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 7f, और f का वैल्यू क्या था, ये था, लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 7k q स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये लास्ट में तुम्हें ऑप्शन में मिल जाएगा, टिक लगा देंगे। अरे कर लोगे ये सब सवाल, कर लोगे नहीं कर लोगे? इस पे मैं नहीं करा रहा हूँ, कभी क्या कर देगा स्क्वायर कर देगा,
ऐसे करके यहाँ पर चार्ट दे देगा, चार्ट दे देगा ऐसे करके, क्यू क्यू क्यू, किसी को 5 क्यू कर देगा, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, बोले इस पर नेट फोर्स बताओ। तो इस पर नेट फोर्स बताओ, तो मान लो कि ये अगर एफ लगाया तो ये 5F लगाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये ए है ना, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये डिस्टेंस अलग है तो ये अलग फिर लगाएगा एफ डैश। तो मैं इसका रिजल्टेंट निकाल के फिर इसमें साथ जोड़ दूंगा, फिर हो जाएगा। तो ये सब कर लेंगे ना, प्रोसेस कॉन्सेप्ट पता चल गया। अरे कॉन्सेप्ट पता चल गया, ऐसे ही मैं डेटा लिया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूँ तो आगे जो है कुछ कुछ इसका देखो, इसको कैसे करोगे। अगर मान लो देखना ये क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे ही दूसरा क्यू चार्ज है, ठीक है? अरे समझ रहे हो कि नहीं? और इस पे फोर्स लगाया ये एफ। कौन फोर्स लगाया होगा? ये वाला क्यू चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ। मैं बोल रहा हूं अब देखना, डिस्टेंस कांस्टेंट रख रहा हूं, ठीक है? अब मैं सीधे बोलता हूं कि जो ये जो चार्ज है ना क्यू, इससे 50% चार्ज ट्रांसफर कर दिए। क्या कर रहा हूं? 50% चार्ज ट्रांसफर, चार्ज जो है ट्रांसफर कर दिया। लैंग्वेज में दे देगा, फिलहाल तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। चार्ज ट्रांसफर कर दिया तो अब कितना फोर्स लगेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो 50% चार्ज ट्रांसफर करेगा तो ये Q1 और ये Q2 का पहले वैल्यू निकालो। दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी आर है, तो ये एफ डैश कितना आ जाएगा ये बताओ, एफ के टर्म में बताना है। बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो जल्दी करो। जल्दी जल्दी, अरे ओरली करना है, पेन पेपर थोड़ी चलाने के लिए बोले थे। ये सब सवाल पेन पेपर से थोड़ी होता है। अबे देखो बहुत आसान से, देखो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, पहले ओरली कैसे करेंगे इसको दिखाएंगे। देखो पहले तो तुम्हें दिख गया ना कि ये एफ का वैल्यू जो है वो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बताओ। अब देखना है मुझे एफ डैश निकालना है, तो चार्ज पहले निकालना होगा। अगर 50% चार्ज ट्रांसफर कर दी इसका, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? Q/2। यानी Q/2 में, Q में से Q/2 चला गया तो ये बच गया Q/2 बच गया, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? Q प्लस Q/2 हो जाएगा ना, क्योंकि इस पे चला गया है, ट्रांसफर करके इस पे डाल दिए है, तो ये Q/2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? Q/2। और ये कितना आ गया? 3Q/2। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि ओरली कैसे करेंगे। तो Q तो दोनों में है, इसका तुम सिर्फ जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू को देखो, ये 1/2 और ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो 3/4, तो 3/4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे? मैं एफ डैश निकालने जाऊंगा तो एफ डैश को क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा के Q/2 इंटू 3Q/2 अपॉन आर स्क्वायर। समझो? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1/2, 3/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2, 3/2, 3/4 हो जाएगा। अब बाकी तो वही है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही तो है, और के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? एफ है। तो ये 3/4 एफ नहीं होगा क्या? हुआ या नहीं हुआ? 3/4 एफ हुआ या नहीं हुआ? यही पूछा था। अब ओरली बताना, ठीक है? अगर मैं यही सवाल बोलूं और मैं बोलूं 75%, 75% चार्ज ट्रांसफर कर दे, खटाक से बताओ। अगर मैं बोलूं कि ये क्यू है, ये क्यू है, इसमें 75% चार्ज, इस पर फोर्स लगाया एफ, ये ए डिस्टेंस, 75% चार्ज ट्रांसफर कर दिए एक दूसरे पे, चार्ज ट्रांसफर। अरे जितना देर में लिख रहा ना उतना देर में सवाल जवाब आ जाना चाहिए। 75% क्यू का 75, अरे 75%, पहले तो 75%, 75% ऐसे होता है। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 3/4, यानी कि अरे यार ये तो 1 का 75% हो गया, 3/4 होता है, यानी कि 3/4 चला जाएगा इधर, तो ये बचेगा Q माइनस 3Q/4, और इसमें बचेगा Q प्लस 3Q/4। तो इसका आंसर पहले बताओ क्या हो जाएगा? Q/4, और ये कितना हो जाएगा? 7Q/4, यानी कि 7/16, यानी कि मैं एफ डैश को डायरेक्ट लिख सकता हूं 7/16 एफ। अरे क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? तो तुम्हें पहले 80%, 75% कुछ भी दे दे वो, तो पहले तो परसेंटेज पता होना चाहिए। बोल देगा कि
25% बोल देगा। 25% का मतलब 1/4, यानी कि क्यू का 1/4 चला गया, यानी क्यू बाई 4 चला गया। बताओ 25% में, जल्दी बताओ फटाक। 1 - 1/4, ये देखो 1 + 1/4, 1 - 1/4 हो गया, 1 - 1/4 हो गया 3q/4, इधर हो गया 1 + 1/4 हो गया 5q/4, तो 3/4 5q/4 3/4 5 3 5 15/16, 15/16 f, 15/16 f। अरे मैं बता रहा हूँ बहुत ओरली होता है, इसको जल्दी फटाफट नोट करो, तो फटाफट नोट करो जल्दी। लेक्चर हो चुका है 1 घंटे का। चलो नया सवाल दूं। चलो एक सवाल और करो। जैसे मान लो कि ये क्यू चार्ज है, ठीक, और आर डिस्टेंस पे अपना ये वापस क्यू चार्ज है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, मैंने बोल दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि नाउ, चलो लिख लो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखा देता हूँ। नाउ सिस्टम, ये जो टू चार्ज सिस्टम है, सिस्टम प्लेस्ड इन मीडियम, मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, ये इन मीडियम, ये के नहीं मान लो, एप्सिलॉन आर मान लो, है ना। नाउ सिस्टम प्लेस्ड इन मीडियम, कीपिंग डिस्टेंस, कीपिंग डिस्टेंस 1/4 of previous, if force between two charge remains same, find dielectric constant, find value of dielectric constant, value of dielectric constant। ये जो फोर्स लगा रहा है ना, जब वैक्यूम में था तो फोर्स लगा रहा था एफ, ये जब वैक्यूम में था मतलब एयर में था, एयर नहीं वैक्यूम में था, इस फ्री स्पेस में, तो फोर्स लगा रहा था एफ। अब उसको क्या किए, मीडियम में डाल दिए, और मीडियम में डालते ही क्या होता है, फोर्स, नेट फोर्स घट जाता है। तो बताया था ना, मीडियम में डालते ही जो नेट फोर्स आता है वो जो एयर में था उसका के टाइम्स हो जाता है, याद करो, जो डायरेक्टिव कांस्टेंट होता है। तो यहाँ में फोर्स घटेगा, लेकिन एक बात याद करो कि फोर्स जो घटेगा तो फोर्स होता है के Q1 Q2/r²। अगर मैं डिस्टेंस घटा दूं तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जो पहले डिस्टेंस दिया हुआ था उसका 1/4 कर दिया, मतलब घटा दिया। तो कुछ ऐसा किया जिससे फोर्स बढ़ा, तो एक में फोर्स को बढ़ाया, एक में फोर्स को घटाया। तो मैं भी बोल रहा कि ना बढ़ा ना घटा, मतलब सेम ही रहा। तो बताओ कि डायरेक्टिव कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। सवाल समझा दिया, इसको बनाओ। कितना देर देते, कितना देर दूं, जल्दी। हो गया, चलो सॉल्व करें।
मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, सवाल को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, है ना। अच्छा, ठीक। तो ये सवाल समझ में आया, इसको मैं मिटा दूँ। तुम्हें समझ में आ गया ना क्या करना है, 1/4 करना था ना, तो कुछ नहीं करना यार, सॉल्व ही तो कर देता हूँ मैं। सॉल्व तो हो ही जाएगा। देखो क्या करना है, देखो पहले तुम्हें फोर्स एफ है, वो एफ का वैल्यू बताओ क्या है, KQ1, तो KQ² लिख लो ना, एफ क्या है, KQ² अपॉन R²। ठीक। अब मैं एफ डैश कर लेता हूँ, एफ डैश निकाल लेता हूँ, वो कितना आ जाएगा बताओ। देखो के चार्ज में तो कुछ नहीं किया, तो KQ², लेकिन इसको KQ² लिखने से अच्छा है, इसको तुम लिखो, देखो फोर्स को लिखो, तुम मीडियम में डालोगे ना तो 1/4πε0 होता है, जहाँ पे ε0 होता है वहीं पे εr लग जाता है, तो इसको εr कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम ये कर लो कि तुम क्या कर सकते हो, मतलब फोर्स जो है, हाँ ठीक है, कर लो कोई दिक्कत नहीं। क्या कर लोगे, 1/4πε0, उसी की जगह पर εr लिख लो, ठीक है। इसको भी तुम जो है ना 1/4πε0 में ही लिखो, तो इसको लिखोगे तो 1/4πε0 ये Q² अपॉन R²। लेकिन यहाँ पे जो R है ये तो Q², ठीक है, लेकिन R को क्या किया है, पहले वाले R से 1/4 कर दिया, यानी कि R/4 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों फोर्स जो है बराबर है, तो बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे तो तुम्हें दिख रहा है बहुत चीज कट जाएगा, ये कट जाएगा, R² कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 16 आंसर आ गया। दिखा 16 आंसर, नहीं दिखा, दिखा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो ये पूरा कट जाएगा टर्म, तो इधर आ गया पूरा टर्म कटेगा, तो इधर 1 आ गया, इधर टर्म कट के क्या आ जाएगा 1/εr, और ये 16 ऊपर चल जाएगा, 16 आ जाएगा, तो εr क्या आ जाएगा 16 के बराबर। तो मीडियम का कांस्टेंट कितना आया, 16 आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया। चलो ठीक है, सॉफ्टनेस खत्म हो गया इसका। ठीक है ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ाए। चलो अच्छा एक बार बताना, बता तो कोई बात नहीं रहे हो, ठीक है। बताओगे, बताओगे तो बोलो। ठीक, देखो ये धागा है, धागा में क्या किए हैं, दो बॉब को बांध दिए हैं ऐसे करके, ऐसे दो बॉब है, ठीक है, चार्ज्ड बॉब है, चार्ज्ड, ठीक है। इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, और धागा की लंबाई भी मैं दे दिया हूँ L, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, जैसे ये धागा है ना, इससे जो वर्टिकल से ये एंगल मान लो θ1 है, ये θ2 है, तुम्हें पता है कि चार्ज्ड है, तो ये, और इसका मास भी है, इसका क्या है, मास भी है, ये m1 मान लो और इसका मास m2 मान लो। तुम्हें θ1 θ2 निकालना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि चार्ज है तो एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, और एक जगह जाके क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो FBD बनाएंगे। FBD बनाने आता है तुम्हें, तो इसका जब FBD बनाएंगे तुम्हें पता है ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, सारे फोर्स FBD में क्या होता है, सारे फोर्स को दिखाते हैं, तो इस पे फोर्स लग जाएगा ग्रेविटी का M2G, और रस्सी में क्या लगता है, टेंशन, तो इधर लग जाएगा टेंशन, तो ये टेंशन मान लो T2 है, ठीक। और ये लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा, याद करो, लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग एक कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कोई थोड़ी रोक सकता है, कि रोक देगा, रोक देगा तो बोलो।
ये रहा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब देखना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, बोलो, ये एफ आ जाएगा मान लो। ठीक है, एफ का वैल्यू भी लिख सकते हैं, अगर ये वाला डिस्टेंस मुझे पता, अगर ये डिस्टेंस आर ले लेंगे तो। अच्छा ये बात बताना, अगर मैं ये बोलूँ F21, ये ठीक है, और इधर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा इधर F12, मैं बोल रहा हूँ कि Q1 जो है ना वो Q2 से बड़ा है, तो बताओ कौन फोर्स बड़ा है, F12? अगर ये बोल रहा हूँ कि Q1 Q2 से बड़ा है, तो क्या F12 और F21 में कौन बड़ा है? ये इसमें से ऑप्शन अगर तुम्हें चूज करने के लिए बोल देगा तो कौन सा ऑप्शन मारोगे, बोलो? ये दोनों ऑप्शन गलत है, सही है? दोनों ही गलत है। क्यों? ये दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जितना फोर्स ये लगाया ना उतना ही ये लगाएगा, क्योंकि एफ जो होता है ना के Q1 Q2 का मल्टीपल है। समझ में आया कि नहीं? ये भूल मत जाना, तो मत बोल देना ये कि अरे ये वाला चार्ज बड़ा है तो ये वाला फोर्स होगा, ये बराबर होंगे। ठीक है, अब ये तीनों एफबीटी बना लिए। देखो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। एक फोर्स तुम्हारा ये आया, क्या आया ये, mg m2g, जल्दी जल्दी बताओ फर्स्ट। और ये कितना आया, तो इसका मतलब मैं इसको f लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा टेंशन T2 था, T2 था कि नहीं था? और ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये वाला अगर एंगल तुमसे पूछ दे तो कितना दिया हुआ है, कितना है ये एंगल, कितना है? अगर θ2 है तो ये एंगल कितना है, ये θ2 है ना भाई, θ2 है, θ2, तो ये एंगल θ2 है। तो चलो कंपोनेंट करना आता है क्या, कर दो। तो ये पता है कि दो लाइन खींचते थे, याद करो, हैं? अरे दो लाइन खींचो, जिधर मैक्सिमम फोर्स है उसके दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींच देते, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। जो लाइन पे है उसका कंपोनेंट नहीं करते हैं, जो लाइन पे नहीं है उसका कंपोनेंट कर देते हैं। तो इसका देखो ये लाइन पे है तो इसको ऐसे रहने देंगे, ये लाइन पे रहने देंगे। तो टी का करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, T2 cos θ2, और इधर क्या आ जाएगा, T2 sin θ2। और ये तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो है तो लिख दो, बैलेंस कर दो, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को, नीचे वाला बगल वाला फोर्स अगल वाला फोर्स को, अगल बगल नीचे ऊपर सब बैलेंस कर देगा। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो लिखो T1 sin θ2 इक्वल टू F, और T2 है या T2 cos θ2 इक्वल टू m2g। ठीक है, अब देखो कटा कुछ, T2 तो क्या आया, tan θ2 F अपॉन m2g। ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बोलो? F अपॉन m2g। ठीक उसी तरह इधर आ जाएगा tan θ1, अगर मैं लिखने जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, F अपॉन m1g। तो दोनों एंगल बराबर नहीं है भाई, देख लो, समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं बराबर? क्योंकि मास अलग अलग है, तो एंगल कहाँ से बराबर होगा? और एक बात याद रखना, क्वेश्चन पूछ देगा, मैं यहीं पे डिस्कस करवा देता हूँ। अगर मैं बोल दूँ इफ, यहीं पर सवाल देता हूँ कि इफ m2 ग्रेटर देन m1 है तो कमेंट करो θ1 ग्रेटर देन θ2, θ2 ग्रेटर देन θ1, या θ1 इक्वल टू θ2। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही काट दोगे। क्यों काट दोगे? क्यों काट दोगे? ऐसे काट दोगे हैं? काम धाम नहीं है, चलो काट दो। इसको तो काट देंगे क्योंकि अभी मैं बोला बराबर नहीं है, पर इस दोनों में कमेंट करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है अपने पास, आई हैव नो टाइम। कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो बताओ जल्दी। ये तुम्हारे सामने में दो रखा हुआ है, ये इसको कंपेयर करके बताना है तुम्हें। अरे भैया कितना, अरे जैसा मास ज़्यादा है तो ये वाला मास ज़्यादा है तो ये कम होगा, tan θ2 कम तो θ2 भी कम, क्योंकि थीटा बढ़ने से tan θ बढ़ता है। तो यानी कौन मारू, ये वाला मार दूँ? अरे सीधी सी बात है, जो भारी होगा वो थोड़ा सा झुका हुआ नहीं रहेगा क्या? जो इधर रहेगा ये झुका हुआ रहेगा, तो झुका रहेगा, झुका तो θ2 झुका, अरे ये झुका तो θ2 झुका। इतना कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है,
कॉमन 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 सेंस अनकॉमन हो चुका है। क्या कर रहे हैं, और खींचे आगे, खींचेंगे और क्या है ना। कॉन्सेप्ट है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा ना यार, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ आता है क्या। सवाल तो उड़ा देते हैं, 30 सेकंड ज़्यादा थोड़ी सवाल लगता है, 30 सेकंड में सवाल उड़ जाता है भाई। ये जलवा है जलवा, ये भाई का जलवा है। ये Q1, ये Q2, कॉन्सेप्ट पता है सही में 30 सेकंड में उड़ जाता है। अच्छा एक बताओ, ये Q1 है Q2 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे कि थर्ड चार्ज को लाना है, ठीक है, थर्ड चार्ज। और ये जो है ना ये फिक्स्ड है, मतलब क्या इसको पकड़ के बैठा हुआ है कोई। हाँ ये हेडेक उसका है जो दिया है, उसको फिक्स कर दिया है। देखो ये तो ना एकदम फिक्स है, फिक्स है तो कहीं हिल नहीं रहा है। थर्ड चार्ज को लाना है, ये पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, या हाँ पोजीशन नहीं बताना किधर है, मतलब कि फाइंड, ऐसे तो ये ओरली सवाल है, अभी सवाल नहीं दे रहा हूँ कि थर्ड चार्ज किधर रखे, इधर 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 इधर, कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे हो, उसको रखे और रेस्ट पर रह जाए। कहाँ रखेंगे, अगर चलो चेक कर लेते हैं, नहीं पता तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ ना, पहले तो ये बताना पड़ेगा ना। तो चलो Q2 को मैं बढ़ा लेता हूँ Q1 से, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। Q2 को मैं अभी प्लस प्लस में ही दोनों, Q2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है Q1 से, ठीक। अगर मैं इधर चार्ज रख दूं कहीं पे, यहाँ पे थर्ड चार्ज लाया Q3, ठीक है, और इसको यहाँ रखा, पहले अभी एनालाइज कर रहा हूँ। अगर यहाँ रखा तो क्या होगा, यहाँ रखा तो क्या करेगा ये, तो ये इसको भगाएगा, इसको क्या करेगा, अरे भगाएगा नहीं भगाएगा, तो ये भगा देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी धक्का मारेगा इसको, तो ये भी धक्का मारेगा। तो भाई दोनों धक्का मारेगा तो ये रुकेगा कहाँ, तो इधर तो इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला, इस साइड तो कहीं इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इस साइड कहीं पे भी इक्विलिब्रियम ये समझ में आया कि नहीं है। मैं इसके बात कर रहा हूं, इधर से इधर कहीं इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं 3 जोन में मार देता हूं, चलो बोलो। अब इधर आएगा क्या, तो इधर भी चार्ज रखेंगे, Q4 रख लो, वही Q3 रखो, तो ये भी इधर फोर्स मारेगा, ये भी इधर मारेगा धक्का, तो ये भी नहीं आएगा, तो इधर भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, हैं, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अब मैं यहाँ चेक करूंगा, मान लो यहाँ पर रख के, अगर मैं यहाँ रखा तो ये इसको इधर फोर्स धक्का मारेगा, ये इसको लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग इधर धक्का मारेगा, तो भाई ये तो रिजल्टेंट ऊपर भाग जाएगा, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इधर रखूंगा तो ये इधर मारेगा, ये इधर मारेगा, ये भी भाग जाएगा इधर, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इधर भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अगर मैं कहीं यहाँ रख दूँ, कहीं पे भी, बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बीचों बीच नहीं बोल रहा हूँ, बीच में कहीं भी रख दूँ, तो देख रहा है कि अगर मैं Q3 के यहाँ रखूँ तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, और ये F नेट को 0 कर देगा, पॉसिबिलिटी तो है, यानी कि ये दोनों के बीच में आएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, यहीं पर मैं फटाफट चर्चा कर लेता हूँ, ये पहले तो धीरे से अब फास्ट। देखो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, Q1 को रख दूँ, कितना रख दूँ बताओ, अच्छा मैं लिख दूँ यहाँ पर Q, और यहाँ रख दूँ मैं 4Q माइनस में, ठीक है। अब बोलो किधर आएगा इक्विलिब्रियम, हाँ यही अपना 3 जोन है, ऐसे करके बांट दिए, किधर आएगा जल्दी फटाफट बताओ। क्या इधर आएगा, पहले चेक करेंगे, इधर आएगा। तो देखो ये अगर मैं कोई भी चार्ज रखता हूँ, कोई भी चार्ज, तो पहले पॉजिटिव चार्ज रख के देखते हैं, ये रखेंगे तो इसको धक्का मारेगा और ये खींचेगा, तो पॉसिबिलिटी तो है। और इधर रखेंगे तो बताओ, ये खींचेगा और ये धक्का मारेगा, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड बड़ा है और इधर मैग्नीट्यूड छोटा है और दूर भी चला गया। तो तुम्हें देखो फोर्स में ये बात याद रखना, फोर्स में जब एनालिसिस करते हो तो फोर्स दिमाग में रखा करो, K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, इससे डिस्टेंस भी ज़्यादा है, फोर्स घट गया, और ऊपर मैग्नीट्यूड भी कम है भाई, यहाँ से मैग्नीट्यूड तो कम है, बोलो तो इसको बैलेंस तो कर नहीं पाएगा, तो इधर भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, समझो बात को। अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ चार्ज रखता हूँ तो ये धक्का मारेगा, ये खींच लेगा इधर, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं,
तो इधर पॉसिबल है, छोटे वाले चार्ज, छोटू चार्ज के पास, छोटू चार्ज के पास इक्विलिब्रियम आएगा। कब आएगा? जब दो अपोजिट चार्ज हो तो पास इक्विलिब्रियम आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, कहां पे आएगा? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वही पूछते हैं, पहले तो ये समझ में आ गया। चलो फटाफट जो है आंसर बताना है। पहला, अगर मैं इसको ले लूं Q, अगर ले लूं 4Q, ठीक है, बोलो तो बताओ किधर आएगा और कहां पर रखेंगे? सब फिक्स है, अभी जब तो कुछ ना बोला जाए ना, तो ये सबको तो फिक्स ही रख रखा हूं मैं। और डिस्टेंस दे देता हूं, कितना चाहिए तुम्हें? ए दे देता हूं, चलो ए। तो मैं लिखूंगा फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज so that third charge at rest। कहां पर रखें? देखो दो अगर सेम चार्ज है ना तो उसको बीच में ही रखना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि छोटे वाले चार्ज के पास ही रखेंगे, कैसे भी रखेंगे। तो यहाँ कोई भी चार्ज रख लिए, कोई भी Q3 चार्ज रख लिए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो सीधे बात है कि ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, बोलो ये हो जाएगा F1 मान लो, और ये इधर लगाएगा तो ये F2 मान लो। ये बराबर होना चाहिए। तो ये अगर x है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? a माइनस एक्स। करो जल्दी, तो क्या करो? बराबर कर दो। बराबर करने आता है ना तुम्हें? तो Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? Q3 4Q अपॉन a माइनस होल स्क्वायर, कुछ कट रहा है, Q3। अब बताओ क्या बच गया? इसको इधर ले आओ तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें दिक्कत है तो बताओ? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। इधर बच गया 4, नीचे कुछ नहीं बचा 1। तो अगर देखा जाए तो a माइनस एक्स अपॉन एक्स जो है वो क्या आता है? हाँ 2/1 तो प्लस माइनस 2, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √2x, प्लस माइनस 2x। तो x a इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x। बोलो देखो, अगर प्लस में लेंगे तो 3x और माइनस में लेंगे तो एक काम करो, तो इसको प्लस ही लिया करो, चलो ठीक है। माइनस लेंगे तो ना, तो क्या है ना कि हम लोग मैग्नीट्यूड को बराबर कर रहे हैं, वो तो दे देगा, क्योंकि हो सकता है कि वो इस साइड आ जाए मैग्नीट्यूड बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये छोटे वाला साइड के इधर ही मैग्नीट्यूड बराबर आ जाए, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बराबर आएगा तो इक्विलिब्रियम तो नहीं आएगा ना। हम मैथ्स को बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर करो, तो वो हो सकता है दो वैल्यू करके दे, एक यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर करे, एक इधर मैग्नीट्यूड बराबर करे। लेकिन ये वाला तो स्वाभाविक है, कॉमन सेंस है कि इधर वाला तो इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों धक्का मारेगा। इधर एक दूसरे को अपोजिट धक्का मार रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, जहां पर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा वहीं पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसीलिए हम प्लस में लेंगे, तो प्लस क्या लेंगे? 2 ले लेंगे, तो 2x ले लेंगे। अच्छा ये यहाँ पर 2 लिखना था ना, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर a माइनस एक्स 2x, तो a इक्वल टू 3x, तो x बराबर क्या आ गया? कर लोगे? ये a/3 है, तो बाकी a माइनस a/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? a माइनस a/3 2a/3, ठीक है, कर लोगे? आ जाएगा? तो इस तरह का बहुत सवाल दे देगा वो, फिर भी चलो देखो कर लेते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं ये Q1 कर लो, ठीक है, इसको Q2 कर लो, दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ भी ले लो, कितना ले लो? R ले लो, ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड चार्ज को ना मैं यहाँ पर रख दिया, थर्ड चार्ज को, वो है Q3,
तो ये डिस्टेंस है मान लो R1 और ये डिस्टेंस है R2, ठीक, ये पूरा R1 ये R2, और मैं बोल रहा हूँ कि ये एफ नेट यहाँ पर जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पे है। तो बताना है कि इफ एफ नेट जीरो है तो तुम्हें बताना R1/R2 का रेशियो बताना है। समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो कुछ नहीं है, ज़्यादा समय खर्च नहीं करते हैं। एफ नेट जीरो मतलब पता है तो क्या करना होता है बताओ? एफ नेट में इधर वाला फोर्स को बैलेंस करना होता है, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा Q1/R1²। बोलो, ये Q2 और यहाँ पे एक Q3 छूट गया, तो Q3 यहाँ पर भी Q3/R2 का होल स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट देंगे, कट्टूस K3 Q3, नहीं अब ज़्यादा नहीं, तो इसको इधर ले जाओ, तो R1² का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आए, तो Q1/Q2। तुम्हें R1/R2 का रेशियो पूछा था, तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या बात है, इतना फास्ट? R1/R2 क्या आ जाएगा? √। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि √Q1 √Q2 आ जाएगा? क्या बोल रहे हो? चार्ज का अंडर रूट के रेशियो के बराबर आएगा। वाह, ये खतरनाक बात है, इतना खतरनाक है कि तुम देखोगे फटाक से सवाल होगा। देखो इतना खतरनाक बात है, देखो मैथ की ब्यूटी को देखो। तो किसकी ब्यूटी? मैथ्स की ब्यूटी। ये 4Q है, ये 9Q है, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लिए? 10 मीटर ले लिए। चलो अब बताओ कि थर्ड चार्ज कहाँ रखे? सब फिक्स है, ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है, जब तक बोला ना जाए ये फिक्स ही रखना है। ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। बताओ थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए? की वो इक्विलिब्रियम पे आए, तो मान लो थर्ड चार्ज को यहाँ रखा जाए, तो ये Q चार्ज है, थर्ड चार्ज Q1 चार्ज कर लो, Q' चार्ज कर लो, चलो Q' कर लो, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? तो मुझे पता है कि ये √4Q और ये √9Q के रेशियो में आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये Q को हटा दो ना, तो Q कट ही जाएगा। Q को तो हटा दो, और रेशियो जब लिख रहे हैं तो Q को क्यों रख रहे हैं? हाँ, √4 यानी कि 2:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी कि 10 को 2:3 में बांटना है, तो 10 को 5 टुकड़ा करना है। और अगर ये मान लो ये x1 है, ये वाला दूरी, और ये x2 है, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो 10 है ना, 10 को 5 टुकड़ा करना, 3 + 2 5 टुकड़ा, और इसको कितना टुकड़ा मिल जाना है? 2 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, तो कितना हो जाएगा? 2 टुकड़े कितना हो जाएंगे? अरे 4 हो जाएगा, हाँ 4 मीटर। अगर ये 4 है तो वो 6 ही आएगा। तो यानी कि फिर से कर देता हूँ, x2 कितना आ जाएगा? 10 को कितने टुकड़े करने हैं? 5। कितने टुकड़े देना है इसको? 3, तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर। अरे ये 4 है तो 6 पे ही होगा, इधर से ये 4 पे है तो इधर से 6 पे होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? फटाफट कर लोगे? ये है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 और NE है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। बताओ यार, ये फिक्स्ड है। जब तक ना बोला जाए मैं फिक्स्ड ही बोल रहा हूँ। तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए? जल्दी बताओ। हाँ, थर्ड चार्ज को कहाँ रखे? थर्ड चार्ज को मान लो Q' यहाँ रख ले। ये दूरी मान लो x1 है, ये दूरी मान लो x2 है। बोलो रेशियो निकालेंगे, तो ये √3:3 में आ जाएगा। अरे √3:3 रेशियो में बढ़ जाएगा ना, तो ये x1 कितना आ जाएगा? x1 आ जाएगा, यानी कि R को कितने टुकड़े करने हैं? √3 + 3 करने हैं। इसको कितने देने हैं? √3 दे देने हैं। अरे ये मैथ्स की ब्यूटी है, और ये 4th 5th की ब्यूटी है, 4th 5th क्लास की ब्यूटी। जो अच्छे से पढ़ा उसको अच्छे से आया, जिसको नहीं आया अरे हो कैसे गया? जितना तक सिंपलीफाई कर सकते कर लो। ये √3 R, यहाँ से √3 कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस कितना आ जाएगा? ये √3 आ जाएगा इधर अंदर।
ये आता है कि नहीं आता करने? √3 से √3 गया तो आंसर आ गया R/1 प्लस √3। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि ये इससे x1 दूरी, तो x2 कितना हो जाएगा? x2 ये इसी को जो है ना, इसी को तुम 3 टुकड़े कर दो, मतलब इस नहीं सॉरी 3 टुकड़े, इसको 3 भाग दे दोगे, 3 टुकड़े दे दोगे इसको, क्योंकि तुम कितने टुकड़े किए हो? √3 प्लस 3 टुकड़े किए हो, तो इसको 3 टुकड़े मिल जाएगा, इसको √3 टुकड़ा मिल जाएगा। अरे समझ में आएगी नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, ये मान लो 10 मीटर है, इसको 2:3 में बांटना है, तो ये टुकड़ा कितना है और ये टुकड़ा कितना है, इसको कितना मिला? तो ये 2:3 में बांट रहे हैं, तो 10 को 5 टुकड़े यानी 2, तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये वाला 4 हो गया, तो ये वाला 6 हो गया। ये सब पता है तुम्हें? ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में अभी कुछ नहीं हुआ। अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर यही मान लो 4Q है, ठीक है, और 9Q है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि थर्ड चार्ज का वैल्यू, पोजीशन, नेचर क्या होगा कि सारे के सारे चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर मुंह मत दबा देना। मैं बोल रहा हूं कि फाइंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड वैल्यू नेचर पोजीशन of third charge so that all charge in equilibrium। जल्दी जल्दी फटाफट, हम तो सवाल लिख रहे हैं, तुम बनाओ जल्दी। नहीं बना? सबसे पहले बात, जो तीसरा चार्ज लाए थे उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए तो मैं बीच में ही कहीं रखा था, और ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना है। पहले मैं कुछ भी डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये मान लो a डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, तो मुझे तो ये पता है कि ये वाला चार्ज जो है कितने दूरी पर रखना था, बताओ। ये वाला चार्ज यहाँ से कितने दूरी पर था? अरे ये पहले तुम्हें पता नहीं कि ये 2:3 रेशियो में बढ़ जाएगा, तो a को तुम 5 टुकड़े करना है और इसको तुम्हें 2 टुकड़े देना है, तो कितना आ जाएगा? 2a/5। तो ये आ जाएगा 2a/5, ये आ जाएगा 2a/5, और ये कितना आ जाएगा? अबे a को 5 टुकड़ा करना है, इसको 3 मिलना है, तो 3a/5, और दोनों को जोड़ देंगे तो a आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। तो थर्ड चार्ज को तो मैं यहाँ रखूंगा, ये Q' है, पर Q' का वैल्यू क्या हो, ये तो पोजीशन पता कर लिए, लेकिन इसका नेचर क्या होना, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है? ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, या इसका वैल्यू क्या है? अभी तो वैल्यू नहीं पता किए हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसके अलावा कोई एक और चार्ज को इक्विलिब्रियम में करता। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से सोचो कि ये दोनों मिला के इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इसके वजह से नेट फोर्स 0 है, तो इस चार्ज, ये दो सिस्टम है ना, चार्ज सिस्टम, इस पे बाहर से आने वाले फोर्स अगर इस पे 0 है, तो ये दोनों बाहर उसको भी 0 फोर्स प्रोवाइड करेगा। अरे एक्शन रिएक्शन, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि मुझे सिर्फ एक और चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम पे साबित कर दें तो बाकी अपने आप सब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। इसको इक्विलिब्रियम पे साबित कर रहे हैं हम, किसी एक को कर सकते हैं, कोई भी एक, या तो इसको करो या तो इसको करो। इसके ये तो कर दिए, इसके करने से मुझे पोजीशन पता चला कि थर्ड चार्ज कहाँ रखे, बस। इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। तो चलो इसका ये इस पे लगाओ नेट फोर्स को 0 कर दो। तुम सीधे नेट फोर्स को क्या करना है, 0 कर देना है। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगाएगा, दिखाओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। K4Q Q' 2a/5 का होल स्क्वायर प्लस K4Q 9Q a 3a/5, यहाँ से a दूरी है, तो a² इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको कॉमन लो फटाफट। क्या है कॉमन? K4Q, दोनों में 4Q कॉमन आ गया, और नीचे कॉमन है, तो क्या बचा? तो a² कर लोगे तो ये 10 ऊपर चल जाएगा ना, अब 4 नीचे आ जाएगा, तो ये बच गया Q'/4। अरे यार ये नहीं 25, हाँ ये तो ये हो जाएगा 25 Q'
4, ये समझ में आया कि नहीं आया? और प्लस इसमें कितना बच जाएगा? अबे 9, 9 अपॉन, सही 9 क्यू बच जाएगा, सिर्फ 9 क्यू क्यों बचेगा? एक क्यू बच गया ना, हाँ, तो 9 क्यू बच जाएगा, तो 9 क्यू, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 25 क्यू डैश अपॉन 4 इक्वल टू -9 क्यू। दिखा अब? बोलो तो क्यू डैश का वैल्यू बता दो। तो क्यू डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्यू डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा? अबे -36 क्यू, -36 क्यू, -36 क्यू अपॉन 25। कौन? अरे क्यू डैश नहीं, ये 4 का 9 4 जा कितना होता है? 36 नहीं होता है क्यू, और ये नीचे आ जाएगा ना 25, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और निगेटिव, तो नेचर क्या हो गया चार्ज का? चार्ज का नेचर होना चाहिए निगेटिव। समझ में आया कि नहीं? चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए? निगेटिव। और वैल्यू कितना होना चाहिए? इतना वैल्यू होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया? तो चलो इसमें एक और कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होगा कि तुम्हें ऐसे दे देगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के दे देगा, ऐसे करके, ऐसे करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के दे देगा, ठीक है। और इस पे तुम्हें पता है कि चार्ज जैसे दे देगा क्यू, क्यू और क्यू, ऐसे 3 चार्ज दे देगा ऐसे करके। तुम्हें पता है कि तुम्हें थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है? सेंटर पे। सेंटर पर रखेंगे तभी ना इक्विलिब्रियम पे आएगा, और ये सब पहले फिक्स है सेंट्रॉइड पे। तो थर्ड चार्ज को रख, फोर्थ चार्ज को, तो तुम्हें यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए कि सारे चार्ज इक्विलिब्रियम पे हो। तो इसके लिए मुझे मान लो कि ये क्यू 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 मान लेते हैं। तो क्यू मान लेते हैं, तो मुझे एक तो इक्विलिब्रियम आ गया, ये तो मुझे पता है, और इसका पोजिशन भी मुझे पता है, ये a/√3 होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? लेकिन मुझे किसी एक पे और इक्विलिब्रियम अगर निकाल लूँ, जैसे मैं इस पे इक्विलिब्रियम निकाल लेता हूँ, ये समझ रहे हो कि नहीं? ये क्यू चार्ज है, इस पे इक्विलिब्रियम निकाल लेता हूँ। तो इस पे इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो इस पे नेट फोर्स को 0 करना होगा, तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, जो फोर्स हो जाएगा F, इसके कारण जो फोर्स हो जाएगा वो भी F हो जाएगा। अरे बोलो, और इसके कारण मान लो F डैश हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ? F 2F cos 60 है ना, तो 30 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस F डैश। ये कैसे आया पता है ना तुम्हें? 2F cos θ/2 से आया। तो ये F डैश इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखो, 2F का वैल्यू बताओ, K अपॉन A² cos 30 होता है √3/2, रहने दो पहले, प्लस F डैश का वैल्यू बताओ, यानी कि ये लगाएगा F डैश, तो क्या आ जाएगा? K, ये Q, कैपिटल Q अपॉन a/√3 का स्क्वायर, तो A² ऊपर 3 कर देता हूँ, ये कर लेंगे, ये बराबर 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आएगा बताओ? K Q² नहीं आ जाएगा स्क्वायर, KQ अपॉन A² कॉमन आ जाएगा, ये 2 से 2 पहले काट दो, ठीक है। तो बाहर अंदर क्या आ जाएगा? ये √3Q, ये √3Q, एक Q बच गया ना अंदर, प्लस तो K चल गया, Q चल गया, A² चल गया, तो 3 कैपिटल Q आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो 0 हो गया, तो √3Q इक्वल टू -3Q। तो Q का वैल्यू क्या आया? √3/3 माइनस में, और ये Q, ठीक है। ये काटोगे, ये 1 अपॉन, हाँ, Q अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। बोलो, तो एक तुम खुद से कर लेना, कौन? स्क्वायर वाला, ये जो है ना स्क्वायर वाला, इसको कर लेना, ये स्क्वायर है, दिख रहा है स्क्वायर? ये देखो स्क्वायर दिखा। अब यहाँ पर सब पे चार्ज है Q, Q, Q और Q, ठीक है। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है?
ये है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है। अब तुम्हें मतलब पता है कि जो फिफ्थ चार्ज होगा वो कहाँ रखना होगा, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे ही तो रखे हुए, तो क्या होगा, ये फिफ्थ चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा। मुझे सारे चार्ज इक्विलिब्रियम पे करना है, तो इसका वैल्यू जो है कैपिटल क्यू ले लेते हैं। तो फाइंड वैल्यू एंड नेचर ऑफ क्यू, ठीक है, ताकि सो ऑल चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कर लोगे, इसको बना लेना, ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है, कर लेना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ना फोर्स से रिलेटेड सारे रिवीजन कर लिए हैं। अब जाके झमाक से जो है ना 30 सेकंड में ही क्वेश्चन उड़ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें थी हम लोग कर लिए हैं फोर्स में, और जो मॉड्यूल बनाए हो वो मॉड्यूल कर लो, PYQ कर लो इससे रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का रिविजन करेंगे। कोई दिक्कत? चलो, थैंक यू। आपने क्या किया, मन से पढ़ाई किया, इसी के लिए आपको मैं थैंक बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गॉस लॉ, ये सब रिवीजन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।